हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीआई एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर आरबीआई सेबी नाबार्ड के जो सर्क्यूलर्स हैं वो कवर करने वाले हैं। तो अब से हम लोग यही क्या करेंगे, जनवरी का जैसे पूरा महीने का सर्क्यूलर एक बार कवर करेंगे, फरवरी का एक बार, ऐसे करेंगे। ठीक है, फाइनेंस के बाकी करंट अफेयर्स 15 दिन में। और जीए के लिए मैं सोच रही हूँ कि एवरीडे न्यूज यहाँ पर लेकर आऊँ। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, नहीं इंटरेस्टेड हो तो बताना। सेबी के बाद में शुरू करें तो वो भी बता सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई रिकॉग्नाइज कर रही है फिडाई को एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉरेक्स मार्केट। तो यहाँ पर आरबीआई ने बोला है, देखो ऐसा नहीं है कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में ये एफडीआई पहले से नहीं था, ऑफ कोर्स पहले से भी था, लेकिन अब एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल गया है। तो यहाँ पर ना हमारे पास में अलग अलग मेंबर बैंक्स हैं, इंडियन प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है, या फिर इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, जो कि यहाँ पर इसके पार्टनर्स हैं, इसके मेंबर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर फिडाई जो है वो क्या बन गया, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, जहां पर सभी ऑथराइज डीलर्स हमारे रहेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। रिकॉग्निशन हमारा सेंट्रल बैंक के रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड जो ओमनीबस फ्रेमवर्क फॉर एसआरओ के अंदर दिया गया है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि नई बॉडी है, तो बहुत पुरानी बॉडी है फिडाई, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज एंड डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बेसिकली होता क्या है ना, मान लो कि हमारे पास इसमें अलग अलग मेंबर बैंक्स हैं, तो अब जो भी आपके ऑपरेशनल रूल्स होते हैं एक्सचेंज सिस्टम से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल 22 आवर्स अ डे यहाँ पर एक्सचेंज सिस्टम चलता है, उसमें हमारे पास वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, हम कौन से बिड रेट लेकर चलेंगे, मतलब बाइंग किस पर करेंगे, सेल किस पर करेंगे, इंटरबैंक मार्केट के रूल्स क्या रहेंगे, रेगुलेशंस क्या रहेंगे, वो सारी चीजें यही प्रोवाइड करता है। लेटेस्ट एडिशन तो इन्होंने अप्रैल में दिया था, तो मैं ये सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ पहले से। वैसे तो स्टैब्लिश 1958 में हुआ था। एसोसिएशन है बैंक्स का जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। इनकॉर्पोरेट किया गया था एज सेक्शन 8 यहाँ पर अंडर आपका कंपनीज एक्ट। प्राइमरली फंक्शन करता है, फ्रेमिंग रूल्स इसमें आते हैं इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के, जैसे मैंने बताया आपको, और एक लाइसेंस की तरह काम करता है बैंक और आरबीआई। देखो, अगर सभी बैंक का कोई कंसर्न है और वो आरबीआई के सामने रखना चाहते हैं, तो बहुत सालों से फिडाई जो है वो यहाँ पर आरबीआई के सामने उस कंसर्न को प्रेजेंट करता है। ओके, तो फॉस्टर करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फॉरेक्स मार्केट। कंडीशंस और टाइमलाइंस क्या है रिकॉग्निशन की, तो इसको 1 साल का समय दिया गया है कि जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है वो आरबीआई के ओमनीबस एसआरओ फ्रेमवर्क के अंडर आप लेकर आ जाओ। अब यहाँ पर फिडाई को एक्सटेंड करनी है अपनी मेंबरशिप सभी कैटेगरीज ऑफ ऑथराइज्ड डीलर्स के लिए। पहले कुछ ही मेंबर बैंक्स थे, ठीक है, उन्हीं ने मिलकर स्टार्ट भी किया था इसको। तो कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इंश्योर की जाएगी। अब ये ओमनिबस फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट जो बात हो रही है ये है क्या, यहाँ पर नेटवर्थ जो एसआरओ की है वो 2 करोड़ रुपीस यहाँ पर मिनिमम होनी चाहिए 1 साल के अंदर अंदर रिकॉग्निशन के। और जब यहाँ पर ये एसआरओ ऑपरेशंस अपने कमेंस करेंगे या उससे पहले। फिर दूसरा आपके पास क्या होगा, डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारा सफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, कोई भी एक सिंगल एंटिटी या फिर यहाँ पर सिंगली एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। मान लो जैसे आपके पास ओलिगोपोली समझाया था मैंने, जिसमें कि क्या होता है कि हमारे पास 3-4 कंपनीज मिलकर एक अपना यहाँ पर कॉन्सर्ट बना लेती हैं और क्या करेंगी, मिलकर रूल करती हैं मार्केट को। वो सब यहाँ पर करना अलाउड नहीं है। आप केवल 10% तक शेयर होल्डिंग रख सकते हो ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। बोर्ड आपका इंडिपेंडेंट रहेगा, तो 2/3 बोर्ड मेंबर्स जिसमें कि चेयरपर्सन आएंगे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मेंबर्स आपके कोई भी एक्टिव एसोसिएशन फिनटेक एंटिटी के साथ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, आरबीआई ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल ग्रांट किया है जापान के एसएमबीसी को होली ओन सब्सिडरी इन इंडिया के लिए। तो आपको पता होगा यस बैंक में भी इन्होंने एसबीआई से शेयर होल्डिंग खरीद ली थी। तो सुमितो मोसो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जापान, इनको अकॉर्ड किया गया इन प्रिंसिपल अप्रूवल ताकि एक होली ओन सब्सिडरी इंडिया में स्टैब्लिश करें। और ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो इशू की जा रही है 2025 में उसके अंडर है, ताकि आप डब्ल्यूओएस यहाँ पर फॉरेन बैंक्स जो हैं वो सेटअप कर पाए। अब मोड ऑफ एंट्री क्या रहेगी, अच्छा कितना यहाँ पर आपका ये अलाउड है प्राइवेट सेक्टर के अंदर एफडीआई बैंकिंग में, सॉरी एफडीआई आपका 74% अलाउड है, इंश्योरेंस में 100% है। ओके, तो एसएमबीसी फॉर्म करेंगे डब्ल्यूओएस यहाँ पर होली ओन सब्सिडरी, कन्वर्ट करेंगे अपनी 4 एग्जिस्टिंग ब्रांचेस को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में
एक सिंगल सब्सिडरी एंटिटी में। तो यहाँ पर होली ओन सब्सिडरी होते क्या हैं, बहुत बार पढ़ा होगा आपने कि होली ओन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर तो होते क्या हैं, ये अलाउ कर रहे हैं कि फॉरेन बैंक एक डोमेस्टिक बैंक की तरह काम करें और ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं बिना आरबीआई के अप्रूवल के लिए हर ब्रांच का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एसएमबीसी का जो एक्विजिशन हुआ था 24% स्टेक इन्होंने यस बैंक में लिए थे, तो हेल्प कर रहे हैं यस बैंक को कि उसको ग्लोबल और डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स की एक्सेस मिले कैश मैनेजमेंट और नॉन लैंडिंग सर्विसेज के लिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या रहता है फॉरेन बैंक होली ओन सब्सिडरीज के लिए, ये देख लेते हैं। तो सिंगल मोड प्रेजेंस, पोस्ट 2008 क्राइसिस लेसन आरबीआई ने मैंडेट किया है फॉरेन बैंक्स को कि वो या तो ब्रांचेस या तो होली ओन सब्सिडरीज की तरह यहाँ पर काम करेंगी, लेकिन दोनों नहीं बन सकती, ब्रांच भी और होली ओन सब्सिडरी दोनों नहीं कहलाएंगी। तो अब जो ब्रांचेस हैं इनकी वो डब्ल्यूएस के अंदर आ गई। प्रीरिक्विजिट क्या है, फॉरेन बैंक को अप्रूवल मिलेगा यहाँ पर होम रेगुलेटर से। जैसे मान लो इंडिया का बैंक किसी दूसरी कंट्री में होली ओन सब्सिडरी खोले तो आरबीआई से यहाँ पर अप्रूवल लेना होगा, तो वैसे ही फॉरेन बैंक को अपने होम रेगुलेटर से अप्रूवल लेना होगा अंडर कंसोलिडेटेड इंटरनेशनल सुपरविजन, मैंडेटरी कन्वर्जन किया जाएगा। तो एक फॉरेन बैंक ऑपरेट करेगा इसकी ब्रांचेस के थ्रू अगर वो अगस्त 2010 के बाद में शुरू हुई हैं, तो उसको यहाँ पर क्या करना है, अपनी ब्रांचेस को होली ओन सब्सिडरी में कन्वर्ट करना होगा। अगर ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया में, ठीक है, मीनिंग इसके इंडियन एसेट्स जो है वो 0.25% ऑफ टोटल बैंकिंग एसेट्स है। सिस्टमिक कैप यहाँ पर क्या है, तो अगर फॉरेन बैंक होली ओन सब्सिडरी और ब्रांचेस दोनों मिलकर 20% ऑफ द टोटल कैपिटल और रिजर्व जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के उससे ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, पूरे बैंकिंग सिस्टम में जितने भी हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कैपिटल है और रिजर्व है सीआरआर एसएलआर वो सब ऐड कर कर, ठीक है। अगर इस बैंक के ब्रांचेस और होली ओन सब्सिडरीज के पास में इसके 20% से इंडियन बैंकिंग सिस्टम के 20% से ज्यादा यहाँ पर होल्डिंग है, तो आरबीआई रिस्ट्रिक्ट करेगी न्यू होली ओन सब्सिडरीज को एंटर करने से बिना यहाँ पर उसके अप्रूवल के। तो अब आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल, यहाँ पर वोटिंग शेयर है, नॉन वोटिंग राइट्स वाला नहीं है, 500 करोड़ होना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पर। और जो आपको बाजिल 3 कैपिटल नॉर्म्स फॉलो करने हैं, पहले 3 साल में मिनिमम करार 10% का होना चाहिए, जो कि हमारा वैसे कितना होता है नॉर्मल बैंक में इंडिया में 9% होता है। यहाँ पर कितना रखने के लिए बोला है आपको, यहाँ पर बोला गया है आपका मिनिमम 10% का, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, तो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में क्या होगा, एटलीस्ट जो 50% डायरेक्टर्स हैं वो इंडियन नेशनल्स, एनआरआई, पीआईओज यहाँ पर होने चाहिए, जिसमें कि 1/3 आपके रेजिडेंट इंडियंस रहेंगे। तो टोटल आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 50% लोग कौन है, यहाँ पर इंडियन रेजिडेंट्स, नेशनल्स, रेजिडेंट्स, पीआईओज, और इनमें भी जो 1/3 होंगे वो कौन होने चाहिए यहाँ पर, तो विद एटलीस्ट 1/3 हमारे रेजिडेंट इंडियंस होने चाहिए, और एक पार्ट टाइम चेयरमैन, एक फुल टाइम रेजिडेंट सीईओ आपके होने चाहिए, मतलब वो इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एक बैंक अगर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, जिसकी 20 से कम ब्रांचेस थी, उसको 5 साल दिए जाएंगे कि वो अपने पीएसएल सब टारगेट्स को मीट कर पाए वाया आरबीआई अप्रूव्ड लोन प्लान। और ओनरशिप और लिस्टिंग की बात की गई है कि आप 74% या लेस तक जो हमारी एफडीआई पॉलिसी है, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास 74% तक एफडीआई आ सकती है बैंकिंग सेक्टर में, तो होली ओन सब्सिडरी जो है वो लेटर डाइल्यूट कर सकते हैं अपने स्टेक को टू 74% या फिर उससे कम, और हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर इन शेयर्स को लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया तो एसएमबीसी अब रजिस्टर करेंगी अपनी होली ओन सब्सिडरी को एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, फिर बैंकिंग लाइसेंस लेंगी अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई ने मैंडेट किया है ऑटो एस्केलेशन कंप्लेंट्स का टू इंटरनल ओम्बड्समैन। अब ना लेटेस्ट अपडेट आई है इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम की, जो है हमारी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम सर की, तो उसके लिए ना एक लेटेस्ट अपडेट आई है। पहले तो एस्केलेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए।
मान लो मुझे यहाँ पर लगता है कि मेरी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो मुझे उसको फिर हायर अथॉरिटीज जो होती हैं उनके पास एस्केलेट करना होता है। अब यहाँ पर क्योंकि हम इंटरनल ओम्बड्समैन के पास में एस्केलेट करेंगे, तो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल को स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई ने एक डायरेक्टिव निकाला कि हमारे जो बैंक्स हैं और एलिजिबल एनबीएफसीज वो ऑटोमेटिकली एस्केलेट करेंगे अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स को उनके खुद के इंटरनल ओम्बड्समैन के पास। और ये जो फाइनल डिसीजन होगा ये कस्टमर को 30 दिन के अंदर अंदर देना है जब आपको कंप्लेंट रिसीव होती है। फिर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो एक फुल्ली ऑटोमेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर लगाएंगे, जिसमें डायरेक्ट एक्सेस दी जाएगी इंटरनल ओम्बड्समैन और डेप्यूटी ओम्बड्समैन को। ठीक है, तो हमारे पास में रेगुलेटेड एंटिटीज इंप्लीमेंट करेंगे फुल्ली ऑटोमेटेड सीएमएस को, जिसमें कि डायरेक्ट एक्सेस हमारे इंटरनल ओम्बड्समैन को, डेप्यूटी इंटरनल ओम्बड्समैन को मिल जाएगी। अब ये जो इंटरनल ओम्बड्समैन है इनकी अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो सभी बैंक्स के लिए मैंडेटरी है कि एटलीस्ट एक इंटरनल ओम्बड्समैन को अपॉइंट करो, और यहाँ पर रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर जो हैं किसी भी रैंक के इक्विवेलेंट टू जनरल मैनेजर इन आरबीआई, एक रेगुलेटेड एंटिटी या एक फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 7 साल का बैंकिंग, एनबीएफसी रेगुलेशन, सुपरविजन, पेमेंट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन या कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर एज लिमिट की बात करते हैं, तो आपका यहाँ पर नॉट अबव 70 इयर्स इनकी उम्र होनी चाहिए ड्यूरिंग दिस टेन्योर। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर कम से कम एक इंटरनल ओम्बड्समैन हर बैंक में होना चाहिए, और ये यहाँ पर या तो रिटायर्ड ऑफिसर हो सकते हैं या तो सर्विंग ऑफिसर हो सकते हैं जिनकी रैंक जनरल मैनेजर आरबीआई में या फिर किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी होती है, जो जैसे मान लो आरबीआई एक रेगुलेटर है तो उसके अंदर बैंक्स, एनबीएफसी रेगुलेटेड एंटिटी हो गई, है ना। तो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी कोई भी हो सकते हैं। फिर मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग, एनबीएफसी में होना चाहिए, रेगुलेशन में, सुपरविजन में, पेमेंट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। ठीक है, सब में भी हो सकता है, इनमें से किसी एक में भी हो सकता है। अब यहाँ पर 3 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म रहेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। इनको बिना टेन्योर एंड के रिमूव भी किया जा सकता है बिना बोर्ड कमिटी के अप्रूवल के। मल्टीपल रोल्स, एक पर्सन यहाँ पर इंटरनल ओम्बड्समैन भी हो सकते हैं फॉर मोर देन वन रेगुलेटेड एंटिटी विद द अपॉइंटिंग बोर्ड्स अप्रूवल। तो मान लो पीएनबी और एसबीआई एक ही यहाँ पर इंटरनल ओम्बड्समैन रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इनकी जो खुद की बैंक ऑफ डायरेक्टर्स की कमिटी है वो अगर यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर अप्रूव कर देते हैं तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसेस क्या होगा, बैंक क्लासिफाई करेंगे कंप्लेंट्स को एज फुल्ली रिजॉल्व, पार्शियली रिजॉल्व या फिर होली रिजेक्टेड। अब जितनी भी पार्शियली रिजॉल्व या होली रिजेक्टेड कंप्लेंट्स होती हैं वो ऑटो एस्केलेट हो जाती हैं हमारे इंटरनल ओम्बड्समैन के पास, ताकि वो इंडिपेंडेंट वे में रिव्यू करें। और इंटरनल ओम्बड्समैन यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट्स डायरेक्टली कस्टमर से नहीं लेंगे, पहले बैंक यहाँ पर एग्जामिन करेगा, बैंक यहाँ पर जो भी क्लासिफिकेशन दे रहा है अकॉर्डिंगली हमारे इंटरनल ओम्बड्समैन आगे प्रोसीड करेंगे। अब इंटरनल ओम्बड्समैन को 10 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें कि कंप्लेंट यहाँ पर प्री डिफाइंड टाइमलाइन के साथ में रहेगी और 20 डेज बाकी सभी चीजों के लिए। ठीक है, तो आरबीआई, एनपीसीआई, कार्ड नेटवर्क अगर ये हैं तो 10 दिन का समय, अदरवाइज 20 दिन का समय। और जो फाइनल डिसीजन है जिस दिन आपको कंप्लेंट मिली, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंज्यूमर के पास में यहाँ पर फाइनल डिसीजन भेजना होगा। ओवरराइडिंग अथॉरिटी एंड एप्लीकेबिलिटी, तो केवल होल टाइम या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है बैंक के वो इंटरनल ओम्बड्समैन की जो भी डिसीजन है उसे ओवरराइड कर सकते हैं। मतलब उनका यहाँ पर अगर पूछा जाए कि किसका डिसीजन फाइनल होगा तो या तो डब्ल्यूटीडी का होगा, होल टाइम डायरेक्टर का, या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होगा। फिर ये बोल रहे हैं कि ऐसे केसेस हमें बोर्ड के कस्टमर सर्विस कमेटी के सामने रखने होते हैं, और बैंक जहां पर 10 या उससे ज्यादा ब्रांचेस हैं, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं, लार्ज एनबीएफसी हैं जिनमें पब्लिक इंटरफेस है, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो एसेट साइज लार्ज एनबीएफसी के लिए कितना होगा, कम से कम यहाँ पर 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा का। और
स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इसके अलावा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, इन सब के ऊपर ये आपका एप्लीकेबल रहेगा। चलो आ जाओ यहाँ पर। आरबीआई ने प्रपोज करा है 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड। किसके लिए? कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स के लिए पोस्ट 10 ईयर टेन्योर। तो 10 साल के लिए जब इनका टेन्योर खत्म होगा, अब ये रीअपॉइंट कहीं और अगर होना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल के लिए पहले यहाँ पर एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा, जहां पर ये कहीं और किसी और बैंक के डायरेक्टर वगैरह नहीं बनेंगे। तो सर्कमवेंशन ऑफ टेन्योर लिमिट्स, आरबीआई ने प्रपोज करा है अमेंडमेंट गवर्नेंस डायरेक्शन 2025 में अर्बन स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, जहां पर एक मैंडेटरी 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा डायरेक्टर्स के लिए, जो कि एक कॉन्टिन्यूस टेन्योर 10 साल का रखेंगे। करेंट रूल के अकॉर्डिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रिस्क्राइब करता है मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस टेन्योर 10 साल का कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स के लिए। अब एक बार यहाँ पर डायरेक्टर्स ने रिजाइन किया ब्रीफली, फिर वो वापस री इलेक्शन या को ऑप्शन के साथ आ जाते हैं, अंडरमाइनिंग द लॉज इंटेंट। तो इन्होंने क्या किया, मान लो 8 साल के बाद में रिजाइन करा, 2-3 महीने खाली बैठे, अब फिर 10 साल के लिए यहाँ पर ये क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रपोज्ड अमेंडमेंट क्या है, अगर एक डायरेक्टर ने 10 साल ऑन बोर्ड यहाँ पर अप्रूव कंप्लीट करे हैं, तो वो केवल 3 साल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड के इस पार्टिकुलर बैंक के डायरेक्टर बन सकते हैं। अब इस पीरियड में इंडिविजुअल को हम एसोसिएट नहीं करेंगे सेम बैंक के साथ में किसी भी कैपेसिटी में, एक्सेप्ट या तो ये मेंबर हो या कस्टमर हो। ठीक है, मेंबर्स होते हैं ना कोऑपरेटिव बैंक्स के, तो बट ये यहाँ पर दूसरे बैंक के बोर्ड पर सर्व कर सकते हैं। ठीक है, इस पीरियड के दौरान 3 साल के लिए ऐसा किया मैंने पहले पीएनबी के जो यहाँ पर डायरेक्टर थे 10 साल सर्व करा, फिर 3 साल के लिए लेटेस्ट से बैंक ऑफ बड़ौदा में सर्व करा, अब वापस यहाँ पर पीएनबी आ जाएंगे, ये तो कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल ब्रेक यहाँ पर प्रिवेंट किया जा रहा है, इंटरप्शन लेस देन 3 इयर्स का इग्नोर किया जाएगा जब हम कॉन्टिन्यूस टेन्योर को कैलकुलेट करेंगे। आरबीआई ने वेज एंड मींस एडवांस लिमिट दिल्ली के लिए 890 करोड़ रुपीस का फिक्स करा है, एग्रीगेट स्टेट लिमिट रिवाइज। देखो एक चीज याद रखना, अगर आरबीआई के लिए पूछा जाए कि इज इट द बैंक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यस इट इज, बट इट इज द बैंक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नो। बाय लॉ ये नहीं है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक होता है ये, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि अगर कोई बैंक यहाँ पर अपना, ठीक है, अगर सॉरी कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि आरबीआई उनका बैंक बने, उनके बैंक की तरह एक्ट करे, तो दे हैव टू साइन एन एग्रीमेंट विद आरबीआई फर्स्ट। ओके, तो दिल्ली ने अभी जनवरी में ही ये एग्रीमेंट साइन करी है, जहां पर आरबीआई ने इनके लिए वेज एंड मीन एडवांसेस लिमिट लगाई है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए, कितने साल की यहाँ पर, सॉरी कितने अमाउंट की, 890 करोड़ रुपीस की। ओके, इसके बाद में आप क्या देखेंगे, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये इफेक्टिव होगा जनवरी 9, 2026 से, एंड आपके पास में एग्रीगेट वेज एंड मींस एडवांस लिमिट जो होगी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज के लिए, उसको हम रिवाइज कर 61,008 करोड़ रुपीस करेंगे। पर्पस क्या है, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज हैं जो आरबीआई प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को, ब्रिज करेंगे टेम्पररी मिसमैच हमारी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बीच में। लिमिट्स को रिव्यू किया जाएगा सेमी एनुअली, अलोंग विद दैट यहाँ पर हमारे फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के लिए इंटरेस्ट रेट्स हमारे चार्ज किए जाएंगे रेपो रेट पर, ओवरड्राफ्ट यहाँ पर बियॉन्ड डब्ल्यूएमए लिमिट चार्ज की जाएगी रेपो रेट और 2 परसेंटेज पॉइंट्स। ठीक है, तो ओवरड्राफ्टिंग क्या होती है, हमने अपने करेंट अकाउंट के ऊपर कोई शॉर्ट टर्म के लिए लिमिट ले ली, मीनिंग अगर ये 890 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट यहाँ पर निकालते हैं तो फिर इनको क्या देना पड़ेगा, रेपो रेट प्लस 2% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रीपेमेंट पीरियड रिस्ट्रिक्ट किया गया है 90 दिन के लिए, और यहाँ पर लिक्विडिटी रूल इसका एम्फेसाइज किया गया है, ना कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस। टॉप स्टेट लिमिट्स में यूपी आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है और तमिलनाडु आ जाता है। आरबीआई ने रिस्क वेट नॉर्म्स ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक्सपोजर के लिए नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेट्स के लिए निकाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, आरबीआई ने इशू की हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कौन कौन से होते हैं, सिट भी हो सकता है, नबार्ड होता है। ठीक है, तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं करार के ऊपर, जिसमें कि इफेक्टिव ये इमीडिएटली है। की चेंज क्या है,
तो रिवीजन होगा रिस्क वेटिंग नॉर्म्स का फॉर क्लेम्स ऑन नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेट्स, एम करेंगे बेटर अलाइनमेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ में। तो यहाँ पर इंटरनेशनल रेटिंग्स की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। रिस्क वेट हमारे प्राइमरली डिटरमिन किए जाएंगे बेस्ड ऑन इंटरनल क्रेडिट रेटिंग, S&P, फिच और मूडीज की। तो आरबीआई यहाँ पर क्या बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है कि जो रिस्क वेट होंगे वो अब, क्योंकि ये हमारे पास में नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेट्स हैं, दूसरी कंट्री के हैं, ठीक है, तो ऐसे में हम यहाँ पर इंटरनेशनल रेटिंग्स का फायदा उठाएंगे। तो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो रेटिंग यहाँ पर दे रही हैं, अकॉर्डिंगली हम इसको फॉलो करेंगे। थोड़ा समझा देती हूँ होता क्या है। तो मान लो यहाँ पर एक कंपनी है जो कि लोन लेने आई। अब कंपनी की रेटिंग अगर AAA हो सकती है, AA हो सकती है, BBB- हो सकती है, या फिर लेटर से C हो सकती है। अब क्योंकि यहाँ पर इसकी रेटिंग अच्छी है, तो बैंक्स क्या करेंगे या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, यहाँ पर जो लोन देंगे वो कम इंटरेस्ट रेट पर देंगे, यहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट पर देंगे इसके कंपैरिजन में, यहाँ और ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट देंगे, यहाँ पर इससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्क आपका बढ़ता जा रहा है। अब ये जो रिस्क होता है इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास में करार निकालते हैं। करार कैसे निकालते हैं? टोटल कैपिटल हमारे पास कितनी है, ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल हमारी कितनी है, अपॉन रिस्क वेटेड एसेट, जिसमें कि हम अपना ऑपरेशनल क्रेडिट और मार्केट रिस्क लेते हैं। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझो कि रिस्क वेटेड एसेट्स, एसेट्स क्या है, जो बैंक ने लोन दिया, तो ये जो कंपनीज को लोन दिए हैं ये रिस्क वेटेड एसेट्स यहाँ पर कितने हैं, इनके अकॉर्डिंग रिस्क कितना इन्वॉल्व है, अकॉर्डिंगली हमें अपनी कैपिटल को बचा कर रखना होता है, ठीक है, जो कि हमारा मिनिमम 9% होता है व्हेन इट कम्स टू बैंक्स, 15% होता है व्हेन इट कम्स टू एनबीएफसीज। अब इन्होंने बोला कि आपको इंटरनेशनल रेटिंग यूज करनी है इस पर्पज से। फिर स्पेशल फ्रेमवर्क बना है आईएफएससी के लिए, एक सेपरेट रिस्क वेट मैपिंग की जाएगी हमारे आईएफएससी होराइजन एक्सपोजर्स के लिए, जिसमें न्यूली रिकॉग्नाइज्ड जो एजेंसी आई है, कौन सी है, केयर एज ग्लोबल आईएफसी लिमिटेड। अब मैपिंग कैसे की जाएगी? तो अगर एक AAA रेटेड कंपनी है, ठीक है, तो यहाँ पर 20%, अगर एक AA है तो हमारे रिस्क बढ़ गया, 30% हो गया। रिस्क वेटेड एसेट में एक्सपोजर हमारा यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, और इसमें आपका BB या इससे बुरी रेटिंग है, ठीक है, D तक जाती है रेटिंग, D मतलब डिफॉल्ट हो गया, तो ये आपका 150% तक जाएगा। अब ट्रीटमेंट कैसे होगा अनरेटेड एक्सपोजर का? अगर मान लो कोई कंपनी है उसकी कोई रेटिंग ही नहीं की गई अभी तक, तो यहाँ पर अगर अनरेटेड क्लेम 200 करोड़ का है, जो कि फॉर्मली रेटेड था, अब अनरेटेड हो गया, अब 100 करोड़, तो 150% का रिस्क वेट लगेगा। 150% ऑफ व्हाट? जो आपने टोटल अमाउंट यहाँ पर लोन में दिया है उसका। नो अनरेटेड कॉर्पोरेट क्लेम कैन बी असाइन्ड द रिस्क वेट लोअर देन सॉवरेन रेटिंग ऑफ द कंट्री वेयर द बोरोअर इज इनकॉर्पोरेटेड। मान लो इंडिया को यहाँ पर S&P ने BB- रैंकिंग दी। अब यहाँ पर इंडिया की जो कंपनी है इसकी कोई भी यहाँ पर रेटिंग नहीं हुई है, ना AA ना AAA, कुछ नहीं पता। अब अगर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देना होता है, ठीक है, तो वो ये देखेंगे कि भाई जिस कंट्री से कंपनी बिलोंग करती है उसकी रेटिंग क्या है, तो ये अकॉर्डिंगली यहाँ पर इनका रिस्क वेट असाइन कर सकते हैं। तो रेटिंग इनको अकॉर्डिंगली असाइन कर देंगे। इस BBB से यहाँ पर हायर रेटिंग नहीं रख सकते, ऐसे नहीं कि BB- नहीं रखी, BB रख ली या AAA रख लिया, ऐसा नहीं कर सकते। आगे समझ में? तो यहाँ पर ये रूल्स रहेंगे। आरबीआई ने प्रपोज करा है रीओपनिंग लाइसेंस न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो 22 ईयर के हाइटस के बाद में आरबीआई कंसीडर कर रही है रीओपनिंग द लाइसेंस विंडो फॉर न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब आपको पता है नेशनल स्ट्रेटेजी आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव यहाँ पर जो है हमारे बेसिकली बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं कि नए कोऑपरेटिव बैंक्स खोले जाए, कोऑपरेटिव बैंक्स को मर्ज किया जा रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो उसी में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कि अब आप जो हमारे 2004 से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस देना बंद कर चुके हो, इनको दोबारा अलाउ करो। तो ऐसे में हमारे पास में अब न्यू विंडो खोली जाएगी, रीओपन की जाएगी लाइसेंसिंग के लिए, ताकि नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपके आ पाए। और ये पहले फ्रीज क्यों कर दिया गया था? क्योंकि इनका हाई फेलियर रेट था
अमंग न्यूली लाइसेंस्ड बैंक्स उस टाइम पर। अब यहाँ पर ये जो प्रपोजल है ये लार्ज वेल रन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को फेवर करेगी और उनको कन्वर्ट कर लेंगे हम अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स में, जैसे पैक्स वगैरह होते हैं इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब डिटेल्ड बैकग्राउंड देखते हैं तो लाइसेंसिंग जो है वो स्टॉप कर दी गई थी जब 31% न्यूली लाइसेंस यूसीबीज फेल कर गए थे एक शॉर्ट पीरियड के अंडर। अब सेक्टर यहाँ पर बहुत सारा कंसोलिडेशन रिफॉर्म्स हुए हैं। 2020 में हमारी बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आई, फिर इसके बाद में इन्होंने आरबीआई को एक स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी पावर दी है ओवर यूसीबीज, हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब यहाँ पर टीयर 1 डिपॉजिट जो है वो आपके 100 करोड़ तक हैं, अगर टीयर 2 में 100 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं लेकिन 1000 करोड़ से कम के हैं, टीयर 3 में 1000 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं लेकिन 10,000 करोड़ से कम है, टीयर 4 में 10,000 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं। ठीक है, तो इंडिया के पास में 1457 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिसमें कि 5.4 लाख करोड़ डिपॉजिट हमारी जनता से इन्हें मिले हुए हैं, पब्लिक से जो डिपॉजिट्स आते हैं। और जो 52% है वो स्मॉल टीयर 1 के अंडर आएंगे, लार्ज यूसीबी 7% है और 62.5% यहाँ पर टोटल डिपॉजिट को लार्ज यूसीबी होल्ड करते हैं। अब नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लॉन्च किया गया था फरवरी 2024 में, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनेगी सपोर्ट के लिए। प्रपोज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइसेंसिंग के लिए क्या रहेगा, ये ना बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है पिछले 3-4 महीने से, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। मिनिमम 10 इयर्स ऑफ ऑपरेशन, आपको पीआईबी पर मिल जाएगा इसके बारे में डेटा, थोड़ा सा रीड करना चाहो तो कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। फिर करार इनका जो है एटलीस्ट 12% होना चाहिए, करार आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। और नेट एनपीए इनके 3% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। करेंटली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के कितने 2.1% है, कितने यहाँ पर ये अभी बोल रहे हैं कि हो जाएंगे हमारे एस्टिमेटेड कितने हैं 1.9%, ठीक है। चलो ये हमारा आई थिंक जीएनपी है, एनएनपीए नहीं है, जीएनपीए हमारा इतना है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का। अब ये एनएनपीए की बोल रहे हैं कि 3% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 82 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शन आते हैं, 28 अंडर ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन, 32 प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आपको लेना है और 22 के अंडर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेम। ये सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेम हम बासिल 3 के अकॉर्डिंग लेते हैं जब हमारे पास में ठीक से यहाँ पर इन्होंने कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, रिस्क ठीक से अलाइन नहीं किया, केवाईसी एएमएल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों की वजह से। आरबीआई ने इशू किए हैं ड्राफ्ट नॉर्म्स कैपिटल कंप्यूटेशन फॉर एनबीएफसीज एंड एआरसीज। तो आरबीआई ने यहाँ पर ड्राफ्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन निकाली है ताकि क्लैरिफाई करें कंप्यूटेशन ऑफ ओन्ड फंड टीयर 1 कैपिटल एनबीएफसीज के लिए, जिसमें कि हमारा जो अपर लेयर है एनबीएफसी का उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए भी। तो ये कंप्यूटेशन क्यों क्रूशियल है, ताकि हम क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स को फॉलो करें। क्रेडिट कंसंट्रेशन एक ही सेक्टर में एक ही कंपनी को, एक ही बोरोवर को या किसी एक ही एरिया में सारे लोन्स दे देना, ये इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट पार्ट हो गया। करंट इशू क्या है, जो एंटिटीज यहाँ पर कैपिटल फिगर्स यूज कर रही थी एज ऑफ मार्च 31 ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उनके बीच में कुछ एम्बिग्यूटी देखी गई है अबाउट इंक्लूडिंग करंट ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट्स। अब कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आते हैं, तो हमारे पास में न्यू क्लैरिफिकेशन में आप देखेंगे फ्री रिजर्व्स, ठीक है, फ्री रिजर्व्स यहाँ पर हमारे पास में है इंक्लूडिंग क्वार्टरली प्रॉफिट्स, एंड अलोंग विद दैट आप देखेंगे हमारे पास में इसको इंक्लूड करेंगे हम ओन्ड फंड टीयर 1 सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट्स को रिव्यू किया जाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के थ्रू लिमिटेड रिव्यू प्रोसेस में। एलिजिबल प्रॉफिट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे 25% ऑफ द एवरेज डिविडेंड पेड इन लास्ट 3 इयर्स। मल्टीप्लाई करेंगे इसको विद द नंबर ऑफ क्वार्टर्स कंप्लीटेड। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो यहाँ पर कैपिटल फिगर्स थी वो उनमें काफी एम्बिग्यूटी देखी गई, चीजों में यहाँ पर डेटा इन्होंने ठीक से नहीं दिया। तो अब यहाँ पर एक बैंक के पास में कितने फ्री रिजर्व्स हैं जिसमें कि वो अपने प्रॉफिट सरप्लस ये सब डालते हैं, अब उनको हम अपने टीयर 1 या नेट ओन फंड के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन है। जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो पहले तो कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर यहाँ पर ऑडिट करेगा, ठीक है,
इसके बाद में जो एलिजिबल प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पर आपके कैसे रिड्यूस हो जाएंगे, 25% ऑफ जो डिविडेंड आपने पे किया है एवरेज उसके 25% लास्ट 3 इयर्स में, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी क्वार्टर्स हमारे कंप्लीट हुए। फिर कोई भी लॉस अगर इनकर किए गए हैं करेंट ईयर में तो उनको भी हम डिडक्ट करेंगे कैपिटल कैलकुलेशन से, तो ज्यादा क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी आएगी। आरबीआई ने नोटिफाई किया एक्सटेंशन इंटरेस्ट सबवेंशन का केसीसी लोन्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। किसान क्रेडिट लोन्स हमें दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2025-26, जिसमें स्कीम प्रोवाइड करेगी कंसेशनल शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स में हमारे पास में जो लोन होते हैं वो एनपीए कब बनते हैं, अगर 2 क्रॉप सीजन में हमने लोन रीपे नहीं किया, ठीक है। एलिड एक्टिविटी लोन्स टू फार्मर्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, आपका लाइव स्टॉक फिशरीज ये सब आ जाता है एलिड एक्टिविटीज में। कंसेशनल रेट, फार्मर्स को लोन दिया जाएगा अप टू 3 लाख रुपीज एट 7% पर एनम। इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पर बैंक को 1.5% गवर्नमेंट से मिल जाएगा। अगर आपने टाइम पर पेमेंट कर दी तो एडिशनल 3% का इंसेंटिव मिलेगा, और जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका कम होगा वो कितना हो गया, 4% हो जाएगा। देखो टोटल 7% है, 7% में से यहाँ पर हमारे पास में अब हमें केवल क्या करना है, 3% का और इंसेंटिव मिल गए तो केवल 4% पे करना होगा। क्रॉप लोन्स और स्पेसिफाइड एलिड एक्टिविटीज यहाँ पर जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, बी कीपिंग, एलिड एक्टिविटीज यहाँ पर एक सब लिमिट रखेंगी 2 लाख रुपीस की। पोस्ट हार्वेस्ट बेनिफिट्स, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स प्रोड्यूस अगस्त अपना स्टोर करते हैं WDRA अक्रेडिटेड वेयर हाउसेस के अंडर, तो इनको 6 महीने तक का यहाँ पर और बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग कर ली 6 महीने के लिए वेयर हाउस में पैसा आपने सामान रखा, सॉरी जो आपकी क्रॉप्स है, अब वो आपकी WDMA अक्रेडिटेड वेयर हाउसेस होने चाहिए, तो आपको हम 6 महीने के लिए और बेनिफिट दे देंगे केसीसी के। नेचुरल कलामिटी अगर आ जाती है, फार्मर्स अफेक्टेड बाय कलामिटीज गेट सबवेंशन ऑन रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स, तो 1 साल का नॉर्मल के लिए, 5 साल का सीवियर कलामिटीज के लिए, और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाएगा। ओवरऑल लिमिट 3 लाख रुपए पर फार्मर है सभी केसीसी में। लैंड पार्सल रूल, एक स्पेसिफिक लैंड पार्सल जो है वो लिंक कर सकते हैं ओनली टू 1 केसीसी फॉर अवेलिंग बेनिफिट। आरबीआई ईज कर रहे हैं कैपिटल नॉर्म्स एनबीएफसीज लैंडिंग के लिए टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको पता होगा यहाँ पर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, सीआईसी जिसको बोलते हैं, तो इस तरह की अलग अलग कंपनीज होती है जिनमें से कुछ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स में लैंडिंग करती हैं। तो आरबीआई ने इंसेंटिवाइज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग को एनबीएफसी के यहाँ पर, जो थ्रू आपका रिस्क वेट्स को रिड्यूस किया ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए, तो मोर क्रेडिट हमारे पास से जाए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इसलिए आरबीआई ने अमेंड करा प्रूडेंशियल नॉर्म्स को, ईज किया कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट एनबीएफसी के लिए जो कि हाई क्वालिटी ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रही है, वो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे कोई मान लो नेशनल हाईवे है, कोई रोड है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो यहाँ पर जो न्यू नॉर्म्स हैं वो इफेक्टिव रहेंगे 1 अप्रैल 2026। डिटेल्ड एनालिसिस, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रेजुएटेड रिडक्शन रिस्क वेट में बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट डेट रीपेड बाय द बोरोअर। 75% रिस्क वेट की बात करें तो ये एप्लीकेबल होगा अगर बोरोअर ने रीपे किया एटलीस्ट 2% सैंक्शन प्रोजेक्ट डेट का, जो कि हमारा 5 से 10% ड्राफ्ट में था। 50% रिस्क वेट एप्लीकेबल है अगर बोरोअर ने रीपे किया एटलीस्ट 5% ऑफ द सैंक्शन प्रोजेक्ट डेट। और लोअर रिस्क वेट का मतलब क्या होगा कि एनबीएफसी अलग से यहाँ पर कम कैपिटल रखेंगी इन लोन्स के लिए, ठीक है। वो तो मैंने आपको बताया प्रोविजनिंग में क्या होता है कि 10 लाख का लोन दिया, मान लो 2% की प्रोविजनिंग है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर 20,000 रुपए अलग से यहाँ पर कैपिटल रखनी पड़ेगी। 10 लाख तो आपने दे दिए लोन में, बैंक की खुद की कैपिटल का 20,000 अलग से रखना है जो कहीं और यूज नहीं कर सकता बैंक। तो यहाँ पर वही आपको बोला गया है कि 75% रिस्क वेट अगर रीपेमेंट जो है वो आपको एटलीस्ट 2% ऑफ सैंक्शन प्रोजेक्ट डेट की आ चुकी है, 50% अगर यहाँ पर 5% आ चुकी है, और लोअर रिस्क वेट का मतलब है कि अब यहाँ पर आपको कम कैपिटल रखनी होगी। हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने डेफिनेशन बनाई है
जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर एटलीस्ट 1 साल अपने कमर्शियल ऑपरेशन का कंप्लीट कर चुके हैं कमर्शियल ऑपरेशन डेट के बाद में। एक्सपोजर आपका क्लासिफाई किया जाएगा स्टैंडर्ड, ठीक है, जहां पर आपको पेमेंट्स टाइमली रिसीव हो रही हैं वो आपका स्टैंडर्ड में आ जाता है। रिवेन्यू क्लैरिटी तो सर्टेनिटी, तो प्रोजेक्ट रिवेन्यूज हमारी गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट से मिल रहे हैं, लीगल राइट्स प्रोटेक्ट की गई है कंसेशन पीरियड के अंडर, कोई भी ब्रीच यहाँ पर मटेरियल फाइनेंशियल कॉन्वीनियंस मतलब इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कोई भी आपने यहाँ पर ब्रीचिंग नहीं की है, सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर ट्रू एंड फेयर तरीके से दी है। अलाइनिंग रिस्क विद रिवॉर्ड्स, तो जितना रिस्क उतना इश्क, उतने रिवॉर्ड जितना रिटर्न रिस्क आपका होगा। तो रिकॉग्नाइज करेंगे एक ऑपरेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पर रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड इनका प्रूवन होना चाहिए, वो आपका लोअर क्रेडिट रिस्क रखते हैं, मतलब डिफॉल्ट होने के चांस इनके कम है देन वन जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर लोअर कैपिटल चार्जेस हमें वारंट करने पड़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग बूस्ट हो जाएगी, तो एड्रेस करेंगे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग गैप को, ठीक है, इसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे एनबीएफसीज के लिए और की प्लेयर्स यहाँ पर इस स्पेस में रहेंगे जो लैंडिंग करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग हमें यहाँ पर बूस्ट करनी होगी, तो हम एड्रेस करेंगे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग गैप को, इसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे एनबीएफसीज के लिए जो कि यहाँ पर की प्लेयर्स हैं इस स्पेस में लैंडिंग के लिए। एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, ज्यादा एफिशिएंट यूज होगा एनबीएफसी के कैपिटल सपोर्टिंग ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ का। नॉर्म्स हमारे इफेक्टिव रहेंगे 1 अप्रैल 2026 से, लेकिन एनबीएफसी अडॉप्ट कर लेंगी इनको जल्दी ही, ऐसा ये बोल रहे हैं। ग्रैंड फादरिंग क्लॉज यहाँ पर लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड फादरिंग क्लॉज क्या होता है, तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो मान लो कोई एक लोन था जो कि करेंटली लोअर रिस्क वेट आपका एंजॉय कर रहा था, अब इसके ऊपर एक हायर वन लग जाएगा नए रूल्स के अकॉर्डिंग, तो जो एग्जिस्टिंग वेट है वो हम मेंटेन कर सकते हैं मार्च 31 2027, उसके बाद में आप यहाँ पर जो अपना नया वाला लोअर वाला है वो लगा लोगे। क्लियर। आरबीआई ने रिपोर्ट किया है इम्प्रूव्ड डेटा क्वालिटी फ्रॉम बैंक्स, सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स राइज कर गया टू 90.7। आरबीआई ने रिपोर्ट किया कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सुपरवाइजरी डेटा सबमिटेड बाय बैंक्स। सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए 90.7 हो गया सितंबर 2025 क्वार्टर में, जो पहले 89.9 था प्रीवियस क्वार्टर में, तो इसको यहाँ पर गुड कैटेगरी में हम रख रहे हैं। डिटेल्ड एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग द एसडीक्यूआई, तो ये कॉम्पोजिट स्कोर है डेवलप किया आरबीआई ने ताकि क्वालिटी ऑफ डेटा बैंक सबमिटेड हमारे सुपरवाइजरी पर्पसेस के लिए हम मेजर करें, एंश्योर करें डेटा एक्यूरेट है, टाइमली है, कंप्लीट है और कंसिस्टेंट है। यहाँ पर असेस करेंगे कंप्लायंस आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन ऑन फाइलिंग ऑफ सुपरवाइजरी रिटर्न्स 2024। इंडेक्स करेंटली कवर करता है 87 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को और जो की रिटर्न्स हैं वो रिलेटेड टू एसेट क्वालिटी, लिक्विडिटी, रिस्क बेस्ड सुपरविजन और कैपिटल एडिक्वेसी में रहेंगे। सिस्टम वाइड एसडीक्यूआई इंप्रूव कर गया टू 90.7। बैंक ग्रुप परफॉर्मेंस कैसी रही, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टॉप किया है लिस्ट में 91.5 स्कोर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 91.1, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का 90.6, तो फॉरेन बैंक्स का यहाँ पर 90.4। इसके बाद में पॉजिटिव माइलस्टोन, नो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक स्कोर बिलो 80 और रेटिंग क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस गुड कैटेगरी यहाँ पर एक स्कोर जो कि 90 से अबव होता है और एक्सेप्टेबल कैटेगरी यहाँ पर जो स्कोर 80 से 90 के बीच में रहता है। इफेक्टिव सुपरविजन की बात करें तो हाई क्वालिटी रिलायबल डेटा अब हमारे पास आ रहा है जिसकी वजह से हम आरबीएस कर पा रहे हैं रिस्क बेस्ड सुपरविजन। ओके, तो आरबीआई एक्यूरेटली असेस करती है हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स एंड द सिस्टम। देखो होता क्या है, बाज़ेल 3 नॉर्म्स ना हमारे पास में यहाँ पर 3 आपके पिलर्स पर बना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी रहेगी, फिर दूसरा आपका यहाँ पर क्या रहता है, आपका रहता है इसमें सुपरविजन से रिलेटेड, ठीक है, तो हमारे पास में सुपरविजन रिलेटेड ये रहेगा और तीसरा रहता है मार्केट डिसिप्लिन, नाम भूल रही हूँ, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एसआरपी, ठीक है, तो यहाँ पर 3 होते हैं। अब ये जो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है इसके अंदर हमें बोला गया था कि रिस्क बेस्ड सुपरविजन करना है। बाज़ेल नॉर्म्स रिकमेंड करते हैं, फोर्सेबल नहीं होते हैं। अब आरबीआई अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज करके कर सकते हैं या फिर दूसरी कंट्री के बैंक्स, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग, कंसिस्टेंट एक्यूरेट डेटा हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है इमर्जिंग रिस्क के। तो रिस्क बेस्ड सुपरविजन आप अपनी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में एज अ टर्म यूज कर सकते हो कंप्लीटली।
ठीक है, इफेक्टिव रिस्क बेस्ड सुपरविजन या फिर पब्लिकेशन। यहाँ पर SDQI का स्कोर का जो है वो एक हेल्थी कंपटीशन लेकर आता है अमंग बैंक ग्रुप्स, ताकि हम अपने डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करें। रोबस्ट एग्रीगेट डेटा क्रूशियल है साउंड मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो स्टडी इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पर ये इंडिकेट करती हैं कि बैंक्स इन्वेस्ट करेंगे बेटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोसेसेस में। आरबीआई रीइंफोर्स कर रहा है इसको कंटिन्यूड मॉनिटरिंग और पॉसिबल लिंकिंग सुपरवाइजरी कंफर्ट टू डेटा क्वालिटी। नेक्स्ट आ जाओ, आरबीआई यहाँ पर रूल्स लेकर आया है नए, ताकि बैंक की जो डिविडेंड पे आउट है, जो बैंक यहाँ पर डिविडेंड पे कर रहा है वो 75% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा ना करे। इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर आरबीआई ने इशू किए ड्राफ्ट गाइडलाइंस, जहाँ पर प्रपोज करा एक न्यू ग्रेडेड फ्रेमवर्क डिविडेंड पे आउट के लिए। तो जो जनरल डिविडेंड पे आउट कैप है वो 75% हो गया नेट प्रॉफिट का, जो पहले आपका डी फैक्टो कैप 40% था। अब स्ट्रिंजेंट कंडीशंस रहेंगी कि कैपिटल हेल्थ कैसी है, एसेट क्वालिटी और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। तो ओवरऑल कैप तो यहाँ पर हमारा इंक्रीज कर दिया जाएगा 75% ऑफ नेट प्रॉफिट या एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, जो कि हमारा यहाँ पर जो भी इनमें से लोअर होगा फॉर मोस्ट कमर्शियल बैंक। ग्रेडेड स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल के अकॉर्डिंग होगा। तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल अगर बैंक का ये कोर कैपिटल की तरह काम करता है, ठीक है, CET1, तो ये अगर 20% से ज्यादा है तो आप अपने 100% ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ओवरऑल 75% ऑफ नेट प्रॉफिट कैप लगेगा। CET1 आपका 19 से 20% है तो 75%, CET1 आपका 18 से 19% है तो पे आउट कैप आपका 60% ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। CET1 आपका 17 से 18% है तो पे आउट कैप आपका 40% ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। CET1 आपका 17% से कम का है लेकिन रेगुलेटरी मिनिमम से ज्यादा का है तो पे आउट कैप आपका 25%। अगर ये 8% से कम है तो आप कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे। जो लोग CIIB का एग्जाम देते हैं या कोई भी बैंक्स वगैरह के या आपके फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जो आपके प्रमोशनल पेपर होते हैं, उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। जिनको ये टेबल याद नहीं है मत याद करना, अनलेस अनटिल आप आरबीआई वगैरह के लिए पेपर कर रहे हो, सेबी में इसकी जरूरत नहीं है इतना, बस थोड़ा थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपका कितना होगा, तो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर माइनस नेट एनपीएस ऑफ द ईयर। नहीं नहीं नहीं, कर लेना। इस बार जो क्वेश्चन आए थे थोड़े इस लेवल के आए थे, CIIB JIB लेवल के, सॉरी कर लेना, इसको याद कर लेना अगर याद हो जाए तो, ठीक है। कैसे याद करते हैं ना, इसकी टेबल बना लो ऐसे 18 19 17 18 17 फिर 8 और फिर यहाँ पर 75 60 40 फिर सीधे 25, ठीक है। ऐसे टेबल से याद कर लो बनाकर। स्ट्रिक्टर प्री कंडीशन फॉर डिक्लेरेशन बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स, एक बैंक का जो बोर्ड है वो रिव्यू करेगा और सेटिस्फाइड होगा एसेट क्वालिटी, कैपिटल पोजीशन, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो एसेट क्वालिटी में एनपीएस तो ज्यादा नहीं है और प्रोविजनिंग कवरेज ज्यादा तो नहीं कर रहे, राइट ऑफ तो नहीं कर रहे ज्यादा, करार और CET1 रेशियो हमारा कैसा है, जो दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट और प्रोजेक्टेड वो बताएंगे। CET1 रेशियो क्या होता है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल अपॉन टोटल रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। फिर रैशनल और इम्प्लीकेशन क्या है, कैपिटल कंजर्वेशन। तो प्राइमरी गोल है कि भाई हम अपने एडिक्वेट प्रॉफिट्स को रिटेन कर कर रखें ताकि बुरे समय में काम आए, रेजिलियंट रहें अगेंस्ट शॉक्स। तो रिवॉर्ड करेंगे प्रूडेंट बैंक्स को, तो यहाँ पर इंसेंटिवाइज करेंगे बैंक्स को अगर वो मेंटेन करते हैं कैपिटल बफर्स वेल अबव रेगुलेटरी मिनिमा, ठीक है। और यहाँ पर वो लोग ज्यादा रिवॉर्ड दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, प्रोटेक्ट करेंगे स्टेक होल्डर्स को। तो जो पे आउट लिंक्ड है हमारे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट से और एसेट क्वालिटी से, तो इससे क्या होगा, प्रोटेक्ट करेंगे डिपॉजिटर्स को भी, जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं पब्लिक हम लोग, और फाइनेंशियल सिस्टम को भी एक्सेसिव डिस्ट्रीब्यूशन से बचाएंगे जो कि बैंक को वीक कर सकता है। अब एसआईबी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो बैंक जैसे कि SBI, HDFC और ICICI बैंक हैं, इनके CET रेशियो हमारे 2.8%, 20.4 और 20.2% होनी चाहिए ना। कैपिटल बकेट्स होती हैं इनकी, इतनी ने मेंटेन करनी होती हैं। और क्यों, क्योंकि ये डीसिप्स में आते हैं, ठीक है। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स ये डूब गए तो फिर कंट्री डूब जाएगी, इकोनॉमी डूब जाएगी, ये ग्लोबली भी अफेक्ट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इनको थोड़ा ज्यादा CET1 रेशियो मेंटेन करना होता है। तो जैसे SBI को 20.8 करना है, क्यों, क्योंकि ये टियर 4 बकेट में आती है। फिर बाकी को 20.4 और 20.2 करना है क्योंकि ये फिर आपकी बकेट 2 और बकेट 1 के अंडर आती है, बकेट 3 में शायद कोई नहीं आता। इफेक्टिव डेट एंड स्कोप,
नहीं पता छोड़ दो, मतलब मुझे पता है, मैंने थोड़ा बता दिया, पढ़ाया तो मैंने वैसे है। जो लोग मेरी रेगुलर फाइनेंस करंट अफेयर्स कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, वो यहाँ पर इसको जानते होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर गाइडलाइंस जो हैं वो हम देखते हैं, प्रपोज की गई है टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2026। रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक के लिए एक हायर पे आउट कैप रहेगा अप टू 80% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फ्लोटिंग रेट सेविंग बैंक 2020 टैक्सेबल इंटरेस्ट रेट अनाउंस्ड हो। तो जो सेविंग बॉन्ड्स हैं आपके, अगर फ्लोटिंग रेट से अटैच्ड है, मतलब बेंचमार्क रेट प्लस आपका फ्लोटिंग रेट कौन सा होता है, जो बेंचमार्क रेट से एसोसिएटेड है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है 8.05% का इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स के ऊपर जनवरी से जून 2026 हाफ ईयर में। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो रेट होगा वो 8.5% पर एनम रहेगा, जो कि स्प्रेड हमारा होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट रेट के अकॉर्डिंग। और डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट हमारा एफआरएसबी पर रीसेट किया जाता है हर 6 महीने में। तो बेसिकली फ्लोटिंग रेट ऐसा अभी चेंज हुआ तो तुरंत इंटरेस्ट रेट नहीं चेंज होते हैं, शेड्यूल होता है, तो 6-6 महीने में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवेलिंग एनएसई रेट प्लस 0.35% ये पे करेंगे। बेस रेट हमारे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का 7.70 है, स्प्रेड हमने फिक्स किया है 0.35%, ठीक है। तो हमारा ये 8.05% पर एनम हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बॉन्ड्स को इशू करती है, बैंक्स और डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेल करती है। ओरिजिनल एफआरएसबी जो है इसका टेन्योर 7 साल का है। इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे किया जाता है और इस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो क्रेडिट या पे किया जाएगा 1 जुलाई 2026 में। तो यहाँ पर जैसा कि इसका नाम है, ये एक टैक्सेबल बॉन्ड है। तो अगर हम यहाँ पर एनुअल इनकम, हमारी इनकम जो हमारी बेसिकली इनकम टैक्स के अंडर आती है वो बढ़ जाती है, तो इस पर टैक्स लगेगा हमारे इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा जैसे हमारी एफडीज वगैरह में काटा जाता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। बॉन्ड्स हमारे ट्रेडेबल नहीं है सेकेंडरी मार्केट में, ये वाले बॉन्ड्स ट्रेडेबल नहीं है क्योंकि ये प्री मैच्योर रिडेम्पशन फैसिलिटी देते हैं। लॉक इन पीरियड यहाँ पर 4 साल का सीनियर सिटीजन के लिए, 5 साल का यहाँ पर दूसरे लोगों के लिए होता है अदर देन सीनियर सिटीजन, जिसमें की पेनल्टीज भी लगती हैं अगर आप प्री मैच्योरली इनको रिडीम कर लेते हो। रैशनल और इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर को एक सेफ सॉवरेन गारंटीड इन्वेस्टमेंट देंगे जिनका रिटर्न एडजस्ट करेंगे ब्रॉडर इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के साथ में। थोड़ा प्रोटेक्शन यहाँ पर ऑफर किया जाएगा अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क। कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन की 8.05% का जो रेट है वो कॉम्पिटिटिव है कंपेयर टू मेनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ सिमिलर टेन्योर, स्पेशली ऐसा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए है लोअर टैक्स ब्रैकेट में। टारगेट इन्वेस्टर्स यहाँ पर कंजर्वेटिव हाई इनकम टैक्स पेयर जो कि सेफ्टी एंड प्रेडिक्टेबल मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स के लिए देख रहे हैं। अब शुरू होता है सेबी के सर्कुलर्स के साथ में। तो सेबी ने टाइटन किया है कैपिटल एंड कंप्लायंस नॉर्म्स मर्चेंट बैंकर्स के लिए। सेबी ओवरऑल कर रही है मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशंस, रेस करेगी नेटवर्थ रेवेन्यू बार्स हमारी एनहांस स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर सेबी टाइटन कर रही है कैपिटल कंप्लायंस ऑपरेशनल नॉर्म्स, ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स के लिए। तो जो न्यू रूल्स हैं हमारे वो एक शार्प इंक्रीज लेकर आएंगे नेटवर्थ रिक्वायरमेंट में, मिनिमम रेवेन्यू थ्रेशोल्ड्स को बढ़ा देंगे ताकि सीरियस फाइनेंशियली स्टेबल प्लेयर्स ऑपरेट करें इस स्पेस में। तो डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं। नेटवर्थ लिक्विड नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स हमारी सब्सटेंशियली रेस की गई हैं 2 कैटेगरीज में। कैटेगरी 1 हम सभी एक्टिविटीज को अंडरटेक करेंगे, नेटवर्थ हमारी रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर 25 करोड़। फेज 2 तक ये आपकी 50 करोड़ हो जानी चाहिए। फेज 1 जनवरी 2 2027 है और फेज 2 2028, ठीक है। मर्चेंट बैंकर कैटेगरी 1 जैसे ऑथराइज्ड डीलर बैंक होते हैं हाईएस्ट कैटेगरी, वैसे ही ये हो गए। लिक्विड नेटवर्थ जो इनके पास में कैश या कैश इक्विवेलेंट में नेटवर्थ होगी वो 6.25 करोड़ की होनी चाहिए और फेज 2 तक 12.5। कैटेगरी 2 जो कि आईपीओज यहाँ पर अंडरटेक नहीं कर सकते हैं, तो जो अंडर राइटिंग करनी होती है आईपीओज ये नहीं कर सकते। नेटवर्थ 7.5 करोड़, फेज 2 में 10 करोड़ तक हो जाना चाहिए। लिक्विड नेटवर्थ इनकी 1.875 करोड़ और फेज 2 तक 2.5 करोड़ हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे नॉन कंप्लायंस के लिए, तो ऑटोमेटिक डाउनग्रेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2 या फिर फ्रेश एक्टिविटीज के ऊपर ही सीधे बैन लग जाएगा।
न्यू मिनिमम रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे न्यू मिनिमम रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, तो एक 3 साल का एवरेज एनुअल नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कैटेगरी 1 मिनिमम 25 करोड़, कैटेगरी 2 मिनिमम 5 करोड़। फर्स्ट असेसमेंट यहाँ पर आपकी इफेक्टिव होगी 1 अप्रैल 2019। पेनल्टी फॉर फेलियर, हमें कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अदर की टाइटनिंग मेजर्स में क्या आएगा, अंडर राइटिंग एक्सपोजर कैप, कैप्ड होगा ये 20 टाइम्स द लिक्विड नेटवर्थ ऑफ द मर्चेंट बैंकर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप अंडर राइटिंग कर रहे हो किसी भी कंपनी के लिए, तो उसका एक्सपोजर कैप आपका 20 टाइम लिक्विड नेटवर्थ के ज्यादा नहीं हो सकता। एनहांस्ड कंप्लायंस, तो हाफ ईयरली सर्टिफिकेशन यहाँ पर एक सीए देंगे कंफर्मिंग कि आपने सभी फाइनेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करा है फॉर मर्चेंट बैंकर्स। ऑफ कोर्स गवर्नेंस फोकस, तो यहाँ पर वीड आउट किया जाएगा नॉन सीरियस प्लेयर्स को और इंश्योर करेंगे कि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो उनके पास में सफिशिएंट स्किन हो इन द गेम। बेसिकली वो यहाँ पर ना अभी जो ये सारी चीजें है इसमें अच्छे से अपने आप को स्टैब्लिश रख पाए और एक रिस्पॉन्सिबल गेटकीपर बने कैपिटल मार्केट का। रैशनले एंड इम्पैक्ट, फाइनेंशियल रेजिलियंस की बात करते हैं, इंश्योर करेंगे मर्चेंट बैंकर्स के पास एडिक्वेट कैपिटल हो कि वो अंडरराइट करें इश्यूज को, मैनेज करें रिस्क को, प्रोटेक्ट करें इन्वेस्टर इंटरेस्ट को। मार्केट इंटीग्रिटी स्ट्रॉन्गर, मोर प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज, क्वालिटी यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस की बढ़ाएंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंपनीज में जो कि फंड्स रेज कर रहे हैं। कंसोलिडेशन, एक स्टीप हाइक देखा गया है कैपिटल में जो कि लीड करेगा टू कंसोलिडेशन इन द इंडस्ट्री। स्मॉल प्लेयर्स मर्ज करेंगे या एग्जिट करेंगे। आरबीआई लॉन्च कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन 2026। तो आरबीआई ने ओवरऑल किया इसका ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026, इफेक्टिव है 1 जुलाई 2026 से। स्कीम सिग्निफिकेंटली एनहांस कर रही है कस्टमर प्रोटेक्शन को, सिंप्लीफाई करेंगे प्रोसेसेस, एक्सपेंड करेंगे कवरेज, इंक्रीज करेंगे कॉम्पनसेशन लिमिट्स। लीगल फाउंडेशन इशूड अंडर सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945, 49 सेक्शन 45L आरबीआई एक्ट 1934, सेक्शन 18 यहाँ पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, सेक्शन 11 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005। ठीक है, कवरेज की बात कर लेते हैं। सभी कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक सभी स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, शेड्यूल नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है। एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को लेंगे, यहाँ पर केवल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को नहीं ले रहे, और एनबीएफसी जिनका कस्टमर इंटरफेस और एसेट साइज यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा रहेगा। नॉन बैंक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशुअर्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, आरबीआई अपॉइंट करेंगे आरबीआई ओम्बड्समैन और आरबीआई डेप्यूटी ओम्बड्समैन 3 साल के लिए। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है थोड़ा सा तो कवर। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा जो सभी कंप्लेंट्स को हैंडल करें। अगर फाइनेंशियल लॉस होता है तो 30 लाख रुपए तक का कॉम्पनसेशन, नॉन फाइनेंशियल लॉस में 3 लाख रुपए तक, जिसमें हरासमेंट, मेंटल एंग्विश, लॉस ऑफ टाइम, एक्सपेंस सब आएगा। कोई भी मॉनिटरी लिमिट यहाँ पर ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, नहीं हो सकती जिसको हम एडजुडिकेट ना करें। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा लोन है इसको हम एडजुडिकेशन नहीं कर रहे। कस्टमर यहाँ पर फर्स्ट कंप्लेन, ठीक है, फाइल करते हैं टू द कंसर्न रेगुलेटेड एंटिटी। फिर अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो 30 दिन के अंदर, मतलब बैंक की है तो बैंक को यहाँ पर बैंक की कंप्लेंट बैंक के पास ही करेंगे। अगर बैंक कोई जवाब नहीं देता है अगले 30 दिन में, तो यहाँ पर या फिर रिप्लाई अनसेटिस्फैक्टरी है तो ये आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जाएंगे। अब कंप्लेंट जो ओम्बड्समैन के पास की जाएगी वो 90 दिन के अंदर अंदर की जाएगी फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज रिस्पॉन्स टाइमलाइन। ठीक है, तो जब यहाँ पर इन्होंने रिस्पॉन्ड किया उसके 90 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर कंप्लेंट लेकर जा सकते हैं आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास में, और ये फाइल करेंगे हम या तो पर्सनली या किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जैसे एडवोकेट कर सकते हैं, ओनली इफ यहाँ पर एग्रीव्ड पर्सन है। ठीक है, चलो कंप्लायंस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो रेगुलेटेड एंटिटीज को कंप्लाई करना होगा ओम्बड्समैन अवार्ड के साथ में। जो भी है यहाँ पर आपका बोलेंगे कि भाई इतना पेनल्टी है या नहीं है, व्हाटएवर इट इज, और अपील भी फाइल कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी के साथ में 30 दिन के अंदर अंदर। जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगी हेड ऑफिस में।
फिर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आरबीआई पब्लिश करेगा एक एनुअल रिपोर्ट स्कीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। एक वन नेशन वन ओम्बड्समैन सिस्टम होगा आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए। कंप्लेंट रेजोल्यूशन फास्टर, सिंपलर और मोर पावरफुल होगी कंज्यूमर्स के लिए। आरबीआई ने रिफाइन की है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फ्रेमवर्क 2026 डायरेक्शन। तो आरबीआई ने इशू किया है पीएसएल टारगेट एंड क्लासिफिकेशन डायरेक्शन 2026 जनवरी 19 2026 में, ताकि अपडेट और रिफाइन करें फ्रेमवर्क, अलाइन करें रिसेंट रेगुलेटरी चेंजेस के साथ इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज। तो पीएसएल टारगेट की बात कर लेते हैं। रिवाइज किया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 प्लस ब्रांचेस हैं, 40% एएनबीसी, और यहाँ पर या तो एडजस्टेड आपका नेट बैंक क्रेडिट या फिर क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, एक्सपोजर आपका कितना रहेगा। फिर फॉरेन बैंक्स में 20 ब्रांचेस से कम है तो 40%, एक्सपोर्ट क्रेडिट आपका 32% तक हो सकता है, मतलब आपने जो एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट दे रखा है। रीजनल रूरल बैंक में 75%, 15% का कैप लगेगा फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। स्मॉल फाइनेंस बैंक टारगेट करने रिवाइज डाउन फ्रॉम 75% टू 60% ऑफ एएनबीसी। न्यू एलिजिबिलिटी एंटिटी फॉर ऑन लैंडिंग, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंक्लूडेड है। ऑन लैंडिंग की जाएगी एनबीएफसी, एमएफआईज, एचएफसीज, एनसीडीसी, जिसको कैप करेंगे 15.5% पर ऑफ द बैंक प्रीवियस ईयर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन यहाँ पर अप टू 12 करोड़ दिए जाएंगे पर बोरोवर फॉर हेल्थ फैसिलिटीज इन टीयर 2 टू टीयर 6 सेंटर्स क्वालिफाइंग फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये हमारी कैटेगरी डी सेंटर्स पर जाएगी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स में 4 टाइप के आपके पास रहेंगे, एग्रीकल्चर, स्मॉल फाइनेंस यहाँ पर, ठीक है, या फिर आपका एमएफ हो गया, माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो एंटरप्राइजेस बैंक्स इशू कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्रेडिट सर्टिफिकेट 50% ऑफ द लास्ट ईयर पीएसएल अचीवमेंट बिना अंडरलाइन एसेट के। देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो मैंने अपने बैंक के पीएसएल टारगेट्स तो फुलफिल कर लिए, बल्कि थोड़ी और ज्यादा ही यहाँ पर पीएसएल कर दी, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, बैंक को बेसिकली, एक दूसरा बैंक था बैंक बी जिसने अपने पीएसएल टारगेट्स फुलफिल नहीं किए, तो हम यहाँ पर इनको अपने सर्टिफिकेट सेल कर सकते हैं। बैंक क्रेडिट अगर नेशनल हाउसिंग बैंक अप्रूव्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को दिया जा रहा है इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए, तो कैप आपका 20 लाख रुपए पर बोरोवर है और स्लम रिहेबिलिटेशन क्वालिफाई करेगा एज पीएसएल। सेल्फ हेल्प जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स यहाँ पर 50,000 रुपीज पर मेंबर लिमिट अप्लाई करेंगे एट द इंडिविजुअल मेंबर लेवल, नॉट द ग्रुप लेवल। ज्योग्राफिकल अपडेट, सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान में जैसे नीम का थाना, गंगापुर सिटी रिमूव किए गए हैं फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर एनेक्स्टर्स ड्यू टू अपडेटेड क्लासिफिकेशन। पेनल्टी फॉर शॉर्टफॉल, बैंक मिसिंग टारगेट्स मस्ट कंट्रीब्यूट टू फंड्स, आरआईडीएफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नबार्ड, एनएचबी, सिडबी, मुद्रा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो डिपॉजिट्स फंड है वो रेंज करेंगे बैंक रेट -2% टू बैंक रेट -4% बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ शॉर्टफॉल। आरबीआई प्रपोज कर रहा है स्ट्रिक्टर कैपिटल, ठीक है, फॉर फॉरेक्स रिस्क। आरबीआई ने यहाँ पर बोला है कि ड्राफ्ट डायरेक्शंस यहाँ पर इशू की हैं, जिसमें कि जो फ्रेमवर्क है फॉर कंप्यूटिंग नेट ओपन पोजीशन और कैपिटल चार्ज फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क टू अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है या ऐसा कुछ होता है, तो वैसे ही आपका यहाँ पर नेट ओपन पोजीशन लिमिट चलती है। मान लो मुझे एक फॉरेन करेंसी यहाँ पर खरीदनी थी और उसको मैं इन दी एंड ऑफ द डे बेच दूंगी, मुझे बेसिकली ट्रेडिंग करनी है। मैंने बाई करी थी ये सोचकर कि यहाँ पर ये जो करेंसी है इसका प्राइस दिन भर में बढ़ जाएगा और फिर मैं इसे सेल करूंगी, लेकिन प्राइस बढ़ा नहीं, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, मुझे लॉस हो सकता है। तो मेरी नेट ओपन पोजीशन लिमिट हो सकती है कि मैं यहाँ पर कितनी ओपन पोजीशन रख पा रही हूँ, जिन्हें मैं बाद में सेल कर दूंगी, डे एंड में नहीं कर पाई हूँ। तो इंट्राडे जैसा होता है इंट्राडे नहीं होता है। ओके, अलाइन करेंगे विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योर करेंगे यूनिफॉर्मिटी। अलाइन यहाँ पर जो हमारे पास में किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अक्रॉस बैंक्स। मिनिमम कैपिटल चार्ज, बैंक को एक मिनिमम कैपिटल चार्ज 9% का मेंटेन करना है अपने नेट ओपन एफएक्स पोजीशन पर। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा, जो हमारा हर एक बिजनेस डे यहाँ पर क्लोज हुआ उसके अकॉर्डिंग लास्ट एंड ऑफ द डे में मेरी नेट ओपन पोजीशन कितनी है,
अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट्स जो है या कैपिटल जो है वो मेंटेन करनी होगी। पब्लिक फीडबैक, कमेंट्स अभी इनवाइट किए गए हैं। प्रपोजल है कि अप्रैल 1 2027 से आपका इफेक्टिव हो जाएगा। आरबीआई ने सीआरआर एसएलआर डायरेक्शंस को अपडेट किया है प्रोसीजनल चेंजेस के साथ में। आरबीआई ने इशू किए हैं आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 इमीडिएट इफेक्ट के साथ में। तो आपका यहाँ पर अदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, उनका भी रेफरेंस ऐड किया गया। डीएफआईज होती है ना, जैसे नफिड होती है आपकी, ठीक है, सिड भी आपके डीएफआईज में आ जाती है। पहले आईसीआईसीआई बैंक था, अब आईएफसीआई हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेटेस्ट एडिशन ऑफ कोर्स नफिड है। तो रिपोर्टिंग यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली अपडेट करा है ताकि एनएचबी सिडबी नफिड को इंक्लूड करें और जो ओल्डर रेफरेंसेस थे जैसे इडबी को हटा देंगे। रिफ्लेक्ट करेंगे रीसेंट चेंजेस बैंकिंग लॉज और रेगुलेशन में। ऑपरेशनल गाइडलाइंस लेकर आए हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अब जो हम एक्सपोर्ट्स के लिए क्रेडिट देते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग कंसेशनल रेट पर लोन्स देते हैं। जैसे हमारे पास दो तरह के लोन होते हैं, एक तो होता है प्री शिपमेंट, एक होता है पोस्ट शिपमेंट। अब क्योंकि 50% का टैरिफ लगा दिया यूएस ने, तो इनको थोड़ा और सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन निर्यात प्रोत्साहन के अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की जो गाइडलाइंस है वो इशू की है आरबीआई ने, ताकि एमएसएमई एक्सपोर्ट को बूस्ट करें। इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो लोन लेने में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो कम हो और एक्सेस मिले फाइनेंस की। प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट हमारे एमएसएमई के लिए सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम कवर करेंगे। एलिजिबल एक्सपोर्टर्स में एमएसएमई, मैन्युफैक्चरर या मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, जिनमें की एक वैलिड आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और उद्यम रजिस्ट्रेशन रहेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन आपकी 2.75% पर एनम रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर आरबीआई ओवरऑल कर रहा है फेमा रेगुलेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए टाइटन कर रहा है रिपोर्टिंग। देखो सिचुएशन बहुत खराब है। ये हमारा बजट चीख चीख कर बता रहा था, ये जो एक्सचेंज हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर यूएस ने लगाई है ना लिमिट्स, ये बहुत हमारे लिए दिक्कत की चीजें हैं। अब ध्यान से देखना, तो फेमा के अंडर यहाँ पर जो 2015 के रूल्स थे वो हटाए जा रहे हैं। इफेक्टिव होंगे हमारे नए रूल्स अक्टूबर 1 2026 में। न्यू रेगुलेशन में ज्यादा स्ट्रिक्टर रिपोर्टिंग और मॉनिटर किया जाएगा बैंक्स के लिए। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट आपका यहाँ पर हमें गुड्स के लिए भरना होता है, और सॉफ्ट टैक्स फॉर्म आपका रहता है। ये सॉफ्ट टैक्स फॉर्म हो सर्विस एक्सपोर्ट के सर्विस के लिए ईडीएफ है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए सॉफ्ट टैक्स फॉर्म होता है, जो कि 30 दिन के अंदर अंदर भर जाएगा जब आपकी इनवॉइसिंग हुई। रियलाइजेशन टाइम, तो जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं पहले 9 महीने में रियलाइज करनी होती थी, अब इसको 15 महीने का टाइम दे दिया। मतलब कि हमने किसी के नाम पर बिल बनाया, उनको उधार पर सामान बेचा, अब वो हमें पेमेंट अगले 9 महीने में कर दें। इस 9 महीने की टाइमलाइन को बढ़ाकर 15 महीने कर दिया गया। एक्सटेंड किया गया टू 18 मंथ्स फॉर आईएनआर इनवॉइस एक्सपोर्ट। जो हमें रुपी में पेमेंट आएंगी उनमें हमने इस टाइमलाइन को और 18 महीने कर दिया। ऑथराइज्ड डीलर बैंक यहाँ पर एक्सटेंशन वैलिड ग्राउंड पर दे सकते हैं। तो एक फॉर्म ईटीएक्स होता है। फॉर्म ईटीएक्स कब भरते हैं? फॉर्म ईटीएक्स भरते हैं जब हमें एक एक्सटेंशन लेना होता है। एनहांस्ड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडी बैंक्स को फॉर्मुलेट करनी है कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल पॉलिसीज और आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ट्रांसपेरेंट चार्जेस होने चाहिए, एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, डिस्क्लोज प्रोसीजर्स वेबसाइट पर। अगर स्मॉल ट्रांजेक्शन में अप टू 10 लाख रुपीस आपने सामान भेजा तो एक्सपोर्ट ईडीपीएमएस पोर्टल होता है यहाँ पर आपका। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, आईडीपीएमएस होता है इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। बेसिकली ये ईडीपीएमएस आया था 2016 में, फिर ये सक्सेसफुल हुआ 2014 में, ये सक्सेसफुल हुआ तो आईडीपीएमएस आ गया 2016 में, जिसमें कि हम सारा का सारा डेटा ऑनलाइन करते हैं। पहले ये सारी चीजें मैनुअली करनी होती थी। तो ये हमारा जब पेमेंट आ जाती है, ठीक है, हमने सामान भेजा, फिर पेमेंट रिसीव करने के बाद में इसकी एंट्रीज क्लोज होती हैं। तो वो भी हमारे पास में कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर सेल्फ डिक्लेरेशन कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हमारे ऑथराइज्ड डीलर बैंक करते थे। अब यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का सामान भेजा है तो खुद से भी बंद कर सकते हो इन एंट्रीज को। सिस्टम बेस्ड मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग रहेगी वाया ईडीपीएमएस
और आईडीपीएमएस सिस्टम जो कि मैंडेट की गई है। ओके, तो वो तो हमेशा से ही रहती थी। आरबीआई ने जब से ये पोर्टल लेकर आए हैं पूरी नजर रखता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बिल के ऊपर 2-3 पेमेंट्स आ गई तो एमएल हो जाता है ना बहुत बार इस तरीके से, तो वो नहीं होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही है। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो हमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ काम करना चाहिए। वाई आई एम रिपीटिंग द टर्म, वरना रीच खत्म कर देगा यूट्यूब। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।